हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आजकल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे हैं कक्षा 8 के लिए, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका अध्याय 6 है वर्ग और वर्गमूल, इसके ऊपर अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत है तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखो, जो इसका पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा। ठीक है, मतलब अगर इनका वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या होगा हमें ये बताना है। जैसे जो ये पहली संख्या है, ठीक है, इसको अलग कलर से दिखाता हूं मैं। जो ये पहली संख्या है, ठीक है, कितनी है 1234। तो हमें बताना है अगर इसका मैं वर्ग कर दूं, अगर इसका वर्ग कर दूं, देखो अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो कोई एक बड़ी सी संख्या आएगी, ठीक है, उसके इकाई पे क्या होगा ये मुझे बताना है। तो इकाई का अंक सिर्फ बताना है, ठीक है। तो उसके लिए इसका पूरा वर्ग करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई इसके इकाई पे क्या है 4, तो आप सिर्फ इस 4 का वर्ग निकाल लो। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे 16 में इकाई के अंक पे क्या आ रहा है 6। तो अगर इकाई के अंक पे 6 आ रहा है यहाँ पर, तो पक्की बात है कि अगर हम इस पूरी संख्या का भी वर्ग निकालें तो इकाई के अंक पे 6 ही आएगा। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा 6 होगा। फिर से लॉजिक समझ लो कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने पे उसकी इकाई का अंक वही होता है जो संख्या के इकाई के अंक का वर्ग निकालने पे आएगा इकाई पे। ठीक है, देखो ये पहला समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं दूसरे की बात करूं, ठीक है, सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या है, देखो हमारे पास एक बड़ी सी संख्या है, ठीक है, हमसे पूछा गया इसका वर्ग किया जाए तो इकाई के अंक पे क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, हम पूरी संख्या का वर्ग नहीं निकालेंगे। हमें पता है 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है, 49 के लास्ट में कितना आता है 9, है ना। तो मतलब इकाई का अंक इसका 9 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं तीसरी संख्या की बात करूं तो यहाँ पे है 52,698, ठीक है, इसका वर्ग निकाला जाए तो इकाई पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे 8 है ना, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 के लास्ट में क्या आ रहा है 4। इसका मतलब है कि इकाई के अंक पे आएगा 4। ठीक, इसी तरह से चौथा हिस्सा देख लो भाई। चौथा हिस्सा कितना है 99,880, इसका वर्ग किया जाए तो इकाई के अंक पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 0 है, 0 का वर्ग 0 ही होता है, यानी कि इसके इकाई के अंक पे 0 आएगा। इसी तरह से बाकी भी आप कर सकते हो, वो कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। मतलब इन्होंने जितनी भी संख्याएं यहाँ लिखी हैं उनमें से कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें कारण बताना है क्यों नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखो यार, इस क्वेश्चन को कराऊं मैं इससे पहले भी एक बात समझो, आपको याद रखना है कि कोई संख्या कब पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि अगर संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक, ठीक है ना, अगर संख्या के इकाई का अंक 2 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या फिर 8 हो, तब वो संख्या पक्की बात है कि पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, आप कहोगे अगर इसके अलावा कुछ और हो तो दोनों केसेस हो सकते हैं, हो सकता है हो भी हो सकता है ना भी हो। ठीक है, वहां पे हम पक्का नहीं कह सकते, ठीक है ना, लेकिन यहां पे हम पक्का कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी पूर्ण वर्ग कब होगी वो हम पक्का नहीं बता सकते, लेकिन कब नहीं होगी ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो या तो ये हो या फिर, ठीक है, या फिर संख्या के अंत में, ठीक है, एक और तरीका है आपके पास, ठीक है, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या जो होगी वो विषम हो। ठीक है, वो क्या हो, विषम हो। विषम समझते हैं ना, 1 3 5 7, यानी कि संख्या के आखिरी में या तो 1 शून्य हो या 3 शून्य हो या 5 शून्य हो या 7 शून्य हो। तो ऐसी संख्याएं, ठीक है,
पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे मैंने लिख दिया, समझो 50 लिख दिया, तो 50 के लास्ट में एक शून्य है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी कभी। ठीक है, 6000 लिख दिया, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 7000 लिख दिया, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि इसके आखिरी में क्या 3 शून्य है, जो कि विषम है 3। तो शून्यों की संख्या विषम हो अगर, ठीक है, तो भी ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। या फिर इकाई का अंक इनमें से कोई हो, तब भी ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ में आ गया? तो यार देखो, अब अगर आपको ये चीज समझ में आई तो अब इसका आंसर दे सकते हो। आप बोलोगे ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 7 है, और हमें पता है अगर इकाई का अंक 7 हो तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। इसी तरह से दूसरे में लिख दोगे, इकाई का अंक 3 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इकाई का अंक 3 हो तो संख्या पक्की बात है पूर्ण वर्ग नहीं होती। इकाई का अंक अगर 8 भी हो तब भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, इकाई का अंक 2 हो तब भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहां पर देखो, इकाई के अंक पे 0 अगर है तो हम कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन ये पक्का नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शून्यों की संख्या विषम है। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, संख्या के अंत में शून्यों की संख्या अगर विषम हुई तो पक्की बात है भैया पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है ना। अगला देखो, लास्ट में 2 है, इकाई का अंक 2 है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। लास्ट में 3 शून्य, फिर से शून्यों की संख्या विषम है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। लास्ट में 1 शून्य है, 1 शून्य मतलब शून्यों की संख्या विषम है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बस खत्म। ठीक है, हालांकि जब मैंने यार आपको चैप्टर पढ़ाया था ना, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, हर एक चीज क्लियर की थी मैंने। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है ना भाई, पेपर से पहले देख लेना यार, बहुत मेहनत की है मैंने। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या, जैसे पहला संख्या यहाँ पे कितनी है, 60 दी गई है हमें। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर 60 का वर्ग निकाला जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी अंत में। शून्यों की संख्या अंत में कितनी होगी भाई, आपको याद रखना है, जितने शून्य होते हैं वर्ग निकालने पे डबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ 1 शून्य है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 शून्य होंगे। चाहो तो आप निकाल के भी देख लो इसका, वैसे निकाल के नहीं देखना है, ठीक है, बिना निकाले बता सकते हैं हम, तो निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 6 का वर्ग हो गया 36, फिर 1 शून्य है ना, इसका क्या करोगे डबल, यानी 3600 आएगा, निकाल कर देख लेना। तो शून्यों की संख्या कितनी है, 2 शून्य है। समझ में आ गई बात, हालांकि निकाल के ऐसे दिखाना नहीं है। ठीक, अच्छा, इसी तरह से अगला क्या है, अगला है 400। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भैया 400 है, कह रहा है 400 का अगर वर्ग निकाला जाए तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, पता लग गया होगा आपको। यहाँ पे कितने शून्य है, 2, 2 का डबल कर दो, 2 का डबल यानी 4 शून्य। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या 4 होगी, 4 शून्य होंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के बीच की संख्या बताइए जो वर्ग संख्याएं नहीं है। देखो यहाँ पे हमें युग्म में संख्याएं दी गई, युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, 100 का वर्ग और 101 का वर्ग है। यहां ये बोल रहे हैं कि अगर इनके बीच की जो संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें गिननी हो, गिन के बतानी हो कितनी है, तो वो कितनी आएंगी आप बताओ। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो सबसे पहले मैं समझा दूं कि अगर अपने पास मान लो कोई, ठीक है, पूर्ण संख्या n है, n का स्क्वायर किया और इससे एक ज्यादा बोले तो n में एक जोड़ दो, n+1, इसका वर्ग है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी क्योंकि n का वर्ग निकाल रहे हैं, n+1 का वर्ग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो संख्याएं वर्ग करने पे ये आएगी, ये आएगी, इसके बीच में जो संख्याएं छूट गई वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है 2n। मतलब इनके बीच में वो संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी वो सीधा सीधा n का डबल कर दो। ठीक है, n और n+1 में यहां से तो दिख रहा है n कौन है, लेकिन यहां कैसे दिखेगा, जो छोटा वाला है उसको n समझो, यानी कि यहां पे अगर मैं n समझू तो n कितना आएगा, n आएगा 100, तो n+1 कितना हो जाएगा, n+1 देखो यहाँ पे कितना है, 101। ठीक है ना, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 100 का वर्ग, यहाँ n से एक ज्यादा का वर्ग। तो इनके बीच में संख्याएं बतानी है, इनके बीच में संख्याएं बतानी है, तो आप सीधा सीधा n पहचान लो। देखो एक और बात याद रखना कि यहाँ पर खास बात क्या है कि ये n है तो n से सिर्फ एक ज्यादा होना चाहिए वो, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे 100 है तो 100 से एक ज्यादा 101 का वर्ग होना चाहिए। यहाँ पे जैसे 90 है तो 90 से एक ज्यादा 91 का वर्ग होना चाहिए। यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे 1001 का वर्ग होना चाहिए। कुछ और हुआ
फिर नहीं लगेगा ये फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पे n का मान क्या है, जो छोटा वाला लगातार आ रहा है, 100, 101, 90, 91, 1000, 1001, तो इसमें छोटा वाला जो है वो n है। n कितना हो गया, 100। तो इनके बीच में मैं सीधा लिख रहा हूँ, इनके बीच में संख्याएं जो होंगी ना, वो मैंने क्या बोला, वो 2n होंगी। n आपको पहचान में आ गया है, 100 है तो 100 गुणा में 2 यानी 200। यानी आप 100 का वर्ग निकालोगे, 101 का वर्ग निकालोगे, तो इनके बीच में टोटल 200 संख्याएं होंगी। ठीक है, बीच में संख्याएं अगर किसी को समझ में अभी भी नहीं आया है तो मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, छोटे नंबर से, है ना। यहाँ तो नहीं, ऐसे बहुत सारी होंगी, बट छोटा अगर मैं उदाहरण दूं तो जैसे मान लो मेरे पास है 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। तो देखो यार, 3 के वर्ग और 4 के वर्ग में कितनी संख्या होंगी, 3 का डबल कर दो, छोटे वाले का डबल यानी 2n, n का डबल, तो 3 का डबल 6 संख्याएं होंगी। 6 संख्या कौन कौन सी है गिन के दिखाता हूं। 3 का वर्ग निकालोगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग निकालोगे तो 16 आएगा, और 9 और 16 के बीच में कौन कौन छूट गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15। गिनो जरा एक बार इन्हें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे भी 6 आया। मतलब हमें संख्याओं की संख्या बतानी है, कितनी होगी, 6। और अपने फॉर्मूले से भी छोटा वाला n हो जाएगा यानी कि 3, 3 का डबल करोगे यानी 6, 6 संख्याएं होंगी, आप गिन के देख सकते हो। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, लगातार आने वाली संख्याएं हैं, छोटे वाला n हो गया उसका डबल कर दो। ठीक, जैसे अगर मैं अभी आगे करूं तो इसका दूसरा पार्ट क्या है, इसका दूसरा पार्ट है 90 और 91, 90 का वर्ग और 91 वर्ग। सीधा आप समझ जाना, ठीक है ना। इनके बीच में यहाँ लिख लेना संख्याएं बराबर। मैंने क्या कहा, 2n, n किसको मानना है, अगर ये लगातार आ रही है 90 के बाद 91, वर्ग को हटा के देखो, 90 के बाद 91, तो छोटा वाला 90 n हो जाएगा, उसका डबल करो, कितना हो गया, 180। ऐसे ही अगला वाला आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना कि n और n का वर्ग है तो ये इनके बीच में जो संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो n का डबल होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है भाई साहब। ठीक है, कहने का मतलब क्या है समझो। पहला है 21 का वर्ग। मुझे क्या करना है, मुझे दो ऐसी संख्याएं लिखनी है जो लगातार आती हूं और उनको जोड़ के वही आए जो 21 का वर्ग आता है। समझ में आ गई बात। तो कैसे करते हैं इसको करने का सीधा सीधा अपने पास तरीका है कि अगर आपके पास कोई संख्या है n का वर्ग, इसको दो लगातार संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो उनमें पहली संख्या हो जाती है n के वर्ग से एक कम करके आधा कर दो। ठीक है, और दूसरी हो जाती है n के वर्ग से एक ज्यादा करके आधा कर दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे पक्की बात है वापस से आपको n का वर्ग ही मिल जाना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें इन्हें दोनों को कैलकुलेट नहीं करना, आप छोटा वाला कैलकुलेट कर लो, अगला वाला इससे एक ही तो ज्यादा होगा क्योंकि लगातार है ना ये। मेरे कहने का मतलब है अगर मैं इसकी पहली संख्या कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी n का वर्ग। देखो जो यहाँ पे n है वही, यानी 21 का वर्ग, यहाँ पे n का वर्ग था तो यहाँ पे n का वर्ग आया ना, तो यहाँ पे 21 का वर्ग है तो 21 का वर्ग आएगा, उसमें से एक माइनस डिवाइड बाई 2। 21 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो 21 गुणा 21 करके देख लेना, 441 होता है। उसमें से एक घटाओगे डिवाइड बाई 2 करोगे, 441 में से एक गया 440, 440 का आधा 220, यानी पहली संख्या हो जाएगी 220। दूसरी अब आपको यहाँ कैलकुलेट नहीं करना, दूसरी से एक ज्यादा होगी, यानी कि जो दूसरी हो जाएगी वो हो जाएगी 221। तो 220 और 221, आप चाहो इनको जोड़ के देखो, 220 और 221 जोड़ोगे 441 होगा, और 21 का वर्ग भी कितना होता है भाई साहब, 441 ही होता है। यानी कि 21 के वर्ग को हम लिख सकते हैं 220 और 221। ठीक है, इसको अगर मैं लिख के दिखाऊं, ठीक है, इसको अगर मैं लिख के दिखाऊं तो मैं यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा 21 का वर्ग जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 220 प्लस 221, चाहे आप जोड़ के देख लो यही आएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको बस ये पता होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अगला हम सवाल देखें दूसरा, ये कह रहा है 13 के वर्ग को लिख दो। हमें पता है 13 का वर्ग कितना होता है 169, है ना। अब इसको दो संख्याओं के वर्ग जोड़ के रूप में लिखना है जो लगातार आती हूँ। तो पहली संख्या निकाल लो बस आप, पहली क्या होती है n का वर्ग माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 13 का वर्ग माइनस 1 डिवाइड बाई 2। 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। ठीक है,
-1 डिवाइड बाई 2, 169 में से 1 घटाया 168 डिवाइड बाई 2, 2 से भाग दोगे 2 8 16 और 2 चौका 8, यानी पहले आगे 84, तो अगली क्या होगी 85। तो सीधा सीधा मैं क्या बोल सकता हूं कि जो 13 का वर्ग है, ठीक है, वो बराबर आएगा 84 जमा इससे एक ज्यादा, 84 से एक ज्यादा क्या 85, इनको जोड़ोगे वही आएगा जो 13 का वर्ग करने पे आता है। ठीक है, 13 का वर्ग 169, इनको जोड़ोगे तब भी यही आएगा। ऐसे ही आप ये वाला और ये वाला कर लेना यार। ठीक है, हो जाएगा। अगला देखो, अगला है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इनको हमें जोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं करना कि एक में 3 जोड़ दिया फिर उसमें 5 जोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। बिना ऐसे जोड़े हमें बताना है कि इनको जोड़ के क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 3 5 7 9। तो देखो यहाँ पे खास बात क्या है, 1 से लेके सारी विषम संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, कोई भी विषम संख्या बीच में गायब नहीं हुई। जैसे 1 के बाद कौन विषम आता है 3, 3 के बाद कौन आता है 5, 5 के बाद कौन आता है 7, 7 के बाद कौन आता है 9। ठीक, तो जब भी ऐसा कोई गायब ना हो और 1 से शुरू हो, तो इनको जोड़ के पता कितना आता है, शुरुआत की कितनी विषम संख्याएं हैं वो देख लो, 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ के वही आएगा जो 5 का वर्ग होगा, यानी इनको जोड़ के 25 आएगा। समझ में आ गई बात। बिना जोड़े हम ऐसे बता सकते हैं, लेकिन कंडीशन याद रखना भाई साहब, कंडीशन ये है कि ये विषम संख्याएं होनी चाहिए और ये 1 से शुरू हो, जहां तक भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में कोई गायब ना हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 3 लिखा फिर 5 नहीं लिखा 7 लिख दिया, तब नहीं होगा ये, तब ये नियम नहीं चलेगा। आगे बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। अगला वाला है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग में लिखिए। ये तो हम लिख लेंगे यार, अब अभी हमने सीखा। जैसे 49 है, अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, 49 किसका वर्ग होता है 7 का, तो शुरुआत की 7 विषम संख्याएं लिख दो। जैसे यहाँ पर 25 किसका वर्ग होता था 5 का, तो शुरुआत की 5 विषम संख्याएं थी। तो ऐसे ही यहाँ पर पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी 5, चौथी 7, पांचवी 9, फिर छठी 11, फिर सातवीं 13। ठीक है, इनको आप चाहे जोड़ के देख लेना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 शुरुआत की विषम संख्या है, तो इनको जोड़ के 7 का वर्ग आएगा। 7 का वर्ग यानी कि 49। ठीक है, तो मतलब पहले आपको ये पता लगाना होता है ये किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, तो शुरुआत की 7 संख्या है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे दिया भी हुआ है 7, अगर ये नहीं भी लिखता तो आपको खुद पता लगाना पड़ता है यहाँ पे 7। ऐसे ही जैसे 121 लिखा है इन्होंने। अब हमें पता है यार 121 11 का वर्ग होता है, यानी 11 विषम संख्या लिख दो। भले इन्होंने ये 11 यहाँ लिखा हो ना लिखा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिखनी तो 11 ही पड़ेंगी भाई साहब। ठीक, तो यहाँ पर क्या 1, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर 17, ठीक है, ये 9, फिर 10, फिर 11वीं ये रही। ठीक है, 21 का वर्ग। ठीक है, अब इनको जोड़ के देख लेना, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है शुरुआत की, कोई भी छोटी नहीं है बीच में, तो 11 का वर्ग 121 होता है, तो इनको जोड़ के भी 121 ही आएगा। ठीक, चलो ये हो गया। अब अगला देखते हैं। अब देखो जो अगला प्रश्न है ये आपकी एनसीईआरटी का उदाहरण 10 है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। इसमें बोला जा रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमसे पूछा गया 5607 में से क्या घटाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, और जब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी तो उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सवाल शुरू करूं, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ये आप नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, घटाने पर या जोड़ने पर, ठीक है, किसी संख्या में से कुछ घटाने पर या कुछ जोड़ने पर अगर उसे पूर्ण वर्ग बनाना होगा, ठीक है ना, अगर उसे क्या बनाना हो, पूर्ण वर्ग बनाना हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना हो, तो आपको याद रखना है कि आप जो विधि यूज करते हो वर्गमूल निकालने की, वो भाग विधि होती है। ठीक है, भाग विधि मैंने आपको सिखा रखी है, कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। ठीक है, इसी तरह से
अगर किसी संख्या में कुछ गुणा करके या फिर भाग करके, ठीक है, उसे पूर्ण वर्ग बनाना हो, ठीक है, गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना हो, तो आपको याद रखना है तब जो हम विधि इस्तेमाल करते हैं वो होती है गुणनखंड विधि। ठीक, फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक, अब देखो जैसे कि अपने प्रश्न में क्या बोला गया है, घटाने पर पूर्ण वर्ग बनाना है, तो जाहिर सी बात है घटाने पे बोले या जोड़ने पे हम भाग विधि लगाएंगे, और अगर गुणा या भाग करके पूछा होता तो हम गुणनखंड विधि लगाते। ठीक है, चलो अब अपना प्रश्न शुरू करते हैं। ठीक है, अब अपना प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको पता लग गया होगा हम भाग विधि लगाएंगे। देखो हमारे पास संख्या क्या है, 5607। तो आप इसका वर्गमूल निकालो, कौन सी विधि यूज करोगे, भाग विधि। ठीक है, क्योंकि घटाने पे है। तो भाग विधि हम कैसे लगाते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम पहले जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा कैसे बनाओगे, अगर यहाँ पे दशमलव कहीं नहीं है, समझ लो लास्ट में होगा, जिधर से दशमलव होता है उधर से जोड़ा बनता है। मतलब इधर के लिए इधर, उधर के लिए उधर। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि दशमलव के पहले इधर से जोड़ा बनेगा। अगर दशमलव के बाद मान लो कोई संख्या होती, अभी है नहीं, मान लो अगर होती, तो फिर इधर से जोड़ा बनता, फिर यानी कि तब इसका जोड़ा अलग बनता है, यहाँ हम जीरो लगा देते। बट फिलहाल अभी दशमलव नहीं है, वो सब बताने के लिए था कि जोड़ा कैसे बनाना है। जब आपका जोड़ा ये बन जाए, उसके बाद आपको देखना होता है कि जो आपको पहले जोड़े में संख्या दिख रही है, ठीक है ना, हम किसका वर्ग करें कि इससे ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ना हो। ठीक है ना, किस संख्या का, तो देखो यार 7 का वर्ग 49 होता है। अगर मैं 7 का वर्ग करूँ 49, 8 का 64, 8 का ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 7 का वर्ग, यानी 7 गुणा 7 करूँ तो 49 आता है। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे आप जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे उतनी बार ही पढ़ना है, ये नियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लो, जैसे आप भाग में करते हो। नाम इसका भाग विधि है, लेकिन ये भाग की तरह नहीं होता है बिल्कुल। यहाँ पे 7 का पहाड़ा 7 बार ही पढ़ सकते हैं, 8 का पहाड़ा 8 बार ही पढ़ सकते हैं, 9 का पहाड़ा 9 बार ही पढ़ सकते हैं, मतलब वर्ग में चलेगा ये। तो 7 गुणा 7 49 हुआ, क्योंकि 8 गुणा 8 64 ज़्यादा हो जाता। इसको घटाओ, 16 में से 9 गया, है ना, एक हासिल लोगे, 16 में से 9 गया 7। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जोड़े में उतारते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो भी यहाँ है इसका डबल उतारते हैं। ये विधि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, जिसको दिक्कत है वो देख लेना वहाँ पे। फिर हम क्या कर देते हैं, जो ये 14 है ना, इसको हम जिससे गुणा करेंगे वही यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि मान लो अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो 4 ऊपर नीचे दोनों लिखूंगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, यानी 14 से 144 बन जाएगा। तो 4 गुणा 4 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 और 1 4 और 1 5, 4 कम 4 1 5, 576 इससे कम है। तो एक बार और करके देख लेते हैं। ठीक है, अगली बार भी करके देखते हैं कि अगर मैं 5 लेता तब क्या था। मतलब 14 है, 14 लिखा, गुणा किससे कर रहा हूँ, 5 से। कंडीशन क्या है, 5 से गुणा करूँगा तो इसके आगे भी 5 लिखना पड़ेगा। 5 गुणे 5 25 हासिल किया 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 कम 5 2 7, 725 ज़्यादा हो जा रहा है ना, मतलब 5 बार नहीं बल्कि 4 बार ही ठीक था। तो यानी कि यहाँ पे भी 4 लिखोगे, यहाँ भी 4 लिखोगे। ठीक है, 4 बार गुणा किया, ठीक है, 144 बन गया यहाँ पर, और 4 ये वाला यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आया, 576। 576 इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, 7 में से 6 गया 1, एक हासिल लिया, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 5 गया 1, कितना आया यहाँ पर, 131। तो अब हमें क्या करना है, हमें घटा वाले जो सवाल होते हैं वो आसान होते हैं। जो लास्ट में शेष बच गया, देखो अब तो नहीं जाएगा ना, ये सारे नंबर खत्म हो गए, पॉइंट में नहीं निकालना भी आपको। ठीक है, तो जो लास्ट में शेष बचता है ना, वही घटा के ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम सीधा सीधा इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि 5607 में से जो शेष बचा है कितना, 131, घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये भी पूछा था कि जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उसका वर्गमूल निकालो। तो पहले पूर्ण वर्ग संख्या जो बनेगी वो देखो कौन सी होगी, 5607 में से क्या घटाने पर, 131 घटा दो, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, 0 यानी कि एक हासिल हो गया, 10 में से 3 गया 7,
यहाँ पे 1 हासिल देंगे 5, 5 में से 1 गया 4 और उससे पहले क्या है 5। ठीक है, ये संख्या आएगी। ये जो संख्या है ना ये पूर्ण वर्ग संख्या, याद रखना, क्योंकि इसमें से घटाने पे ये पूर्ण वर्ग बन रहा है। अच्छा, अब इसका वर्गमूल भी तो बताना था, जो संख्या आ रही है घटाने के बाद यानी 5476, इसका वर्गमूल भी बताना था। तो आपको याद रखना इसका वर्गमूल वो होता है जो यहाँ पे आता है। ठीक है ना, अलग से क्या निकालोगे वही होगा, कितना 74। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वगैरह वगैरह सब मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने चैप्टर्स की वीडियो देखी हुई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले के जैसा है, बस इसमें जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनाना है। मतलब अपने पास है 1300 में हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर उसका वर्गमूल भी निकालना है। जोड़ने वाले में थोड़ा सा अलग करते हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि जो विधि लगेगी वो भाग विधि ही होगी। ठीक है, कितना है 1300, यानी जोड़ा बनेगा तो इसका और इसका। अब देखो किसका वर्ग, पहले जोड़े में देखो क्या मिल रहा है 13, किसका वर्ग 13 से कम ही रहता है या बराबर हो जाता है। बराबर तो खैर 13 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 ज्यादा हो जा रहा है, 3 का वर्ग यानी 3 गुणा 3 9। 13 में से 9 गया 4। मैंने क्या बोला था, हम जोड़े में उतारते हैं यानी दोनों जीरो उतार लेंगे। फिर मैंने क्या कहा था, इसका डबल 3 है तो 3 का डबल 6, जैसे पिछली बार 7 का डबल 14, वैसे ही 3 का डबल 6। फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 6 है, ठीक है ना, जिससे उसको गुणा करेंगे अंदाजे से, वही यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से 5 पंजे 25 का 5 हासिल गया 2, 5 30 और 2 32। अभी इससे कम आ रहा है। ठीक है, अब इसको 6 बार करके देख लेते हैं। देखो ये 6 है, अगर मैं इसको 6 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, याद रखना। 6 36 का 6 हासिल 3, 6 36 और 3 39, 396 है ना। मतलब देखो आप 7 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत करीब आ चुका है, यानी 6 पे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, गुणा किया तो कितना आया था अभी, 6 36 का 6 हासिल 3, 6 36 39, 396। ठीक है, कितना बचेगा 4। अब देखो, ठीक है, अब देखो अगर ये घटाने वाला सवाल होता है कि क्या घटाया जाए, तो हमारा आंसर सीधा आता 4 घटा दो भाई साहब। 4 घटा दोगे 1300 में से 1296 बचेगा, वो पूर्ण वर्ग होता है। लेकिन यहाँ पे है क्या जोड़ें। ठीक है ना, क्या जोड़ें, तो जब क्या जोड़े वाला सवाल हो तब आपको देखना होता है यहाँ पर क्या है 36, उस 36 से एक ज्यादा करो 37, इसका वर्ग निकालो, क्योंकि अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, देखो यानी कि ये जो संख्या थी ना 1300, ये 36 के वर्ग से 4 बच जा रहा है, यानी 4 तो ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अगला जो पूर्ण वर्ग है 37 वो निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कितना कम पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी 37 के वर्ग से 1300 घटा दो, पहले क्या आता है वो देखो, जो आता है वही जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 37 का वर्ग निकाल लेंगे, 37 गुणा में 37। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 7 49 का 9 हासिल गया 4, 7 21 और 4 25, फिर 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, कितना हो गया 9 6 3 1, 1369 माइनस में क्या 1300, कितना बचा 69। तो यानी कि ये जो आया है ना 69, ये जोड़ा जाएगा। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आप बोलोगे कि 1300 में 69 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना भाई, यानी कि जो जोड़ने वाला होता है उसमें थोड़ा तिकड़म करना होता है, उसमें जो ये बचा इससे एक ज्यादा ले लो 37, जैसे यहाँ पे 36 था। ठीक है ना, जो यहाँ पे देखो 36 था, 36 से एक ज्यादा 37 का वर्ग करो, यानी अगली पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो 37 का वर्ग है। 37 का वर्ग मतलब 1369, और हमारे पास है 1300, तो 1300 को 1369 बनाने के लिए कितना जोड़े, 69 जोड़ो, या तो आप ऐसे कॉमन सेंस लगा लो, या फिर जो आया है उसमें से 1300 घटा दो, जो ये बचेगा ये जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और ये जब हम जोड़ दोगे 1300 में तो ये क्या बन जाएगा 1369 बन जाएगा। उसका पूर्ण वर्ग कितना होगा, मतलब उसका वर्गमूल कितना होगा 37। भाई इसमें जोड़ोगे तो वापिस से 37 का ही तो वर्ग बन रहा है, तो ये जोड़ने वाला है ना, ये थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा आपको ध्यान से करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 है। ठीक है भाई, पहले ABC बना लेते हैं। कोण B 90 तो इसको पहले B बोल देते हैं, यहाँ कहीं A बोल दिया, यहाँ कहीं C बोल दिया, तो ये बन गया ABC। इसमें कह रहा है पार्ट A की बात करूं मैं पहले, तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये रहा AB, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, और AB ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पर तो AC ज्ञात करो पहले हिस्से में, दूसरा भी भूल जाओ, पहले से बात AC ज्ञात करना है AC।
तो यहाँ से देखो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो 90 के सामने यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के। सीधा सीधा आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो 90 के सामने वाली भुजा है उसका अकेले का वर्ग, ठीक है। तो 90 के सामने कौन सी भुजा है, AC। बाकी जो दोनों भुजाएं बच गई बाकी जो दोनों भुजाएं बच गई उनका वर्ग जोड़ दो, मतलब AB बच गई तो AB का वर्ग जोड़ दो, BC बची है और BC का वर्ग। अब देखो यहाँ से AC अपने को नहीं पता, AB अपने को पता है कितना 6, BC अपने को पता है कितना 8, तो 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, 36 और 64 कितना होता है भाई साहब 100, तो AC का वर्ग 100। तो AC मतलब देखो यहाँ से वर्गमूल हटाओगे, मतलब वर्ग हटाओगे तो ये चीज़ वर्गमूल में चली जाती है और प्लस माइनस में जाती है। ये प्लस माइनस दोनों लिखना होता है, लेकिन हम यहाँ पे माइनस ना भी लिखें तो भी चलेगा क्योंकि ये लंबाई है भुजाओं की लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आप मत लिखो, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो AC बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, पहला केस हो गया। अच्छा अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, तो दूसरे केस में क्या दिया हुआ है भाई, देखो दूसरे केस में ये बोल रहे हैं ना, यदि AC 13 हो, BC 5 हो तो AB ज्ञात करो। फॉर्मूला तो यही लगेगा भाई, ठीक है ना। अच्छा आपको यहाँ पे लिखना भी था पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ लिखोगे नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब फिर से वही 90 के सामने वाली भुजा AC का वर्ग बराबर AB और BC का अलग अलग वर्ग करके जोड़ दिया। तो यहाँ से अब क्या क्या पता है, AC पता है, AC इस बार कितना है 13, AB नहीं पता और BC 5 है, तो 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 25 इधर माइनस में ले आओ, 5 का वर्ग 25 इधर माइनस में आ गया, यहाँ बचा AB का वर्ग, इसमें से 25 माइनस करोगे कितना बचेगा 144, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ से फिर से AB निकालोगे तो ये वर्गमूल में प्लस माइनस के साथ जाएगा, लेकिन AB भुजा की लंबाई है, लंबाई कभी माइनस में नहीं होती, तो ठीक है। 144 का वर्ग आप जानते हैं यार, इतना तो याद होगा 12, तो AB आ गया 12 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखो अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब कि ऐसी 3 संख्याएं निकालो जिसमें से बड़ी वाली का वर्ग अकेले का बाकी दोनों के वर्ग के योग के बराबर हो, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखो हम बोलेंगे पाइथागोरस त्रिक जो होता है ना वो कैसे कैसे होता है, इसमें से एक संख्या होती है 2m, दूसरी होती है m का वर्ग कर दो -1 अगर आपको m का मान पता लग जाए, तीसरी होती है m² + 1। तो जो संख्या आपको दी गई है ना वो तीनों में से एक है, मतलब जो 12 है वो ये हो सकती है या फिर इसके बराबर हो सकता है या फिर इसके बराबर हो सकता है, आपको रख के देखना पड़ेगा। लेकिन m एक पूरी संख्या आनी चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि दशमलव वगैरह में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सीधी सी बात, जब कहानी में कोई और कंडीशन नहीं है, तो अगर ये सम संख्या है, अगर जो एक दी रखी है सम संख्या, तो ये सबसे आसान रहता है कि 2m के बराबर रख दो, क्योंकि अगर मैं 2m के बराबर जो हमें दिया गया है वो रख दूंगा और ये सम संख्या होगी तो पक्की बात है m की पूरी वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि 2 ही तो भाग में जाएगा, ठीक है। ये जो 2 है ये भाग में जाएगा, 2 तो हमेशा इसको पूरा काट देगा, दशमलव में आने का नहीं है, यानी m आ गया 6। अच्छा किसी और के बराबर भी रख सकते थे क्या, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, रख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते थे। यहाँ अगर हम m² - 1 इसको 12 मान लेते तो m का वर्ग हो जाता 13, m का वर्ग 13 है, यानी कि किसी का वर्ग करके 13 आ रहा है, 13 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम नहीं लेंगे, है ना, तो ये फंस जाएगा। तो इस तरह से आप चेक करके देख सकते हो। आपको अगर चेक करने से बचना है, कहानी में कोई और कंडीशन नहीं है, जैसे ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि सबसे बड़ी है या सबसे छोटी है वगैरह वगैरह, नहीं तो फिर उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप सीधा जब कुछ और कंडीशन ना हो, सम संख्या हो, तो सीधा हमेशा 2m के बराबर रखो, सवाल हो जाएगा, ठीक है। विषम होती तब इसके बराबर नहीं रखते, तब इनमें से कोई एक केस लगता, इतना पक्का था, ठीक। तो देखो m बराबर ये आ गया, यानी पहली संख्या तो हो गई 6, सॉरी, ठीक है। तो m बराबर कितना आ गया 6,
तो पहली संख्या क्या होगी, हम बोलेंगे पहली संख्या सीधा सीधा थी 2m, यानी कि जो हमने 12 मान ली, क्योंकि हमने एक संख्या जो पहली वाली थी 2m वही 12 मानी, तो पहली तो हमें यही मिल गई थी। अच्छा, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी क्या थी, m का वर्ग माइनस 1। अच्छा, m का मान क्या आया है 6, तो 6 का वर्ग माइनस 1, 6 का वर्ग 36, 36 में से 1 गया 35, यानी दूसरी हो गई 35। अच्छा, तीसरी क्या है, तीसरी है m का वर्ग प्लस 1, m यानी कि 6, 6 का वर्ग प्लस 1, 36 और 1 37। ठीक है, तो तीसरी हो गई 37। तो हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिक। ठीक है, आप इसे पूरा लिख लेना, पाइथागोरस ट्रिक क्या क्या है, एक संख्या है 12, ठीक है, एक ये आ रहा था ना m का मान है, ये पाइथागोरस ट्रिक में नहीं आएगा। पाइथागोरस ट्रिक में कौन आएगा, 2m का मान, m स्क्वायर माइनस 1 का मान, m स्क्वायर प्लस 1 का मान, याद रखना। तो पहली संख्या हो गई 12, दूसरी कितनी आई थी 35, तीसरी कितनी आई थी 37। ये पाइथागोरियन ट्रिक है, आप चाहो तो करके भी देख सकते हो। अगर आप चेक करना चाहोगे तो जो सबसे बड़ा है इसमें, यानी 37 का वर्ग अकेले का 12 के वर्ग और 35 के वर्ग का योग आएगा, आप चाहो तो चेक करके देख लेना। फिलहाल हमें वो चेक वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी मेहनत लगी मुझे इस वीडियो को बनाने में, काफ़ी टाइम भी लगा है। तो आप इसको जरूर पूरा देखो और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझे बताओ कमेंट में। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।